नमस्कार। यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की थी कि ट्रांसफार्मर में लॉस के बारे में, जिसमें से हमने दो टाइप के लॉस की बात की थी। कौन कौन से लॉस थे वो हमारे? देखिए, ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि कितने टाइप के लॉस हो रहे थे। मोटा मोटे देखा जाए तो ट्रांसफार्मर में दो लॉस होते हैं। एक तो होता है कोर लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। कोर लॉस भी कौन कौन से थे? कोर लॉस आपके जो थे वो कौन कौन से थे? एक था एडी करंट लॉस और ये था हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आप लोग को इससे ये बात पता चली होगी कि एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों लॉस में आपका जो फ्रीक्वेंसी का टर्म है वो आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों के दोनों लॉस जो है कांस्टेंट लॉस है। लास्ट लेक्चर में ये चीज डिस्कस हो चुकी थी, ठीक है? तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाके आराम से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो हमारे साथ थ्रू आउट बने रहिए और उसके बाद शायद ही कोई चीज ऐसी होगी जिसमें फंसेगी आपकी। बाकी अगर कुछ फंसता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? चलो, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों के दोनों कांस्टेंट लॉस होते हैं। कांस्टेंट लॉस क्यों होते हैं? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करते हैं। आपको हमने बताया था कि हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस के पहले आपको बीएच कर्व मैंने एक पढ़ाया था, याद होगा आपको, ठीक है? तो ट्रांसफार्मर के लिए जो भी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल होता है उसका बीएच कर्व जितना ज्यादा पतला होगा उतना अच्छा होगा, जितना ज्यादा मोटा होगा ना उतना ही बुरा होगा। हिस्टैरिसीस लॉस उतना ज्यादा होगा, इसको हिस्टैरिसीस कर्व ही कहा जाता है। ये जो चौड़ाई है ना, ये कम होनी चाहिए। ये विड्थ खास करके बहुत कम होनी चाहिए, जितनी कम उतना अच्छा। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रेट लाइन के आसपास आ जाए, हालांकि इतना आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो हिस्टैरिसीस लॉस एक तरह का मटेरियल का लॉस है और मटेरियल के लॉस को कम करने के लिए हम लोग को मटेरियल चेंज करना पड़ता है। अगर हम जिसका कोर बना रहे हैं, अगर प्योर आयरन का बना रहे हैं तो प्योर आयरन में कुछ ना कुछ लॉस होंगे। तो आयरन में भी जो सबसे अच्छा आयरन हो, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सपोर्ट करता हो, जैसे कौन सा, जो हम लोग फेरस जो होता था, फेरस सल्फेट वगैरह, ये सब जो Fe वाले टर्म होते हैं, या फिर इसमें कुछ और चीजें आप मर्ज कर दीजिए, मिला दीजिए, कुछ कोबाल्ट मिला दो, कुछ कॉपर मिला दो, ऐसे करके उसका जो मिक्स मटेरियल बन के आता है, ऐसा कोई मटेरियल यूज करिए कोर बनाने के लिए जिसमें कम से कम हिस्टैरिसीस लॉस हो, मतलब जिसका जो ग्राफ है वो उतना पतला बनता जाए। तो हिस्टैरिसीस लॉस से बचाने के लिए हमको जो मटेरियल है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करना पड़ता है। और एडी करंट लॉस से बचाने के लिए हमने आपको बताया था कि एडी करंट लॉस से बचाने के क्या फिन्स में काट देते हैं पतले पतले। तो एडी करंट लॉस से बचाने के लिए हमको मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करना पड़ता है। इसका अंतर समझना, रट जाता है आदमी। हिस्टैरिसीस लॉस से बचाने के लिए केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज करना पड़ता है और एडी करंट लॉस से बचाने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करना पड़ता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है? हिस्टैरिसीस लॉस का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें थिकनेस भी एक टर्म होती है। थिकनेस जितनी कम होगी उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हिस्टैरिसीस लॉस उतना कम होगा, ठीक है? तो ये दोनों तो आपके कांस्टेंट लॉस आ गए थे। इसके बाद जो बचता है कोर लॉस, सॉरी कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या है? वाइंडिंग लॉस। उसी को हम लोग वाइंडिंग लॉस भी कहते हैं। इसको मिटा देते हैं। कॉपर लॉस क्या है आपका? यह है वाइंडिंग लॉस। अब वाइंडिंग लॉस क्या है? तो वाइंडिंग लॉस में हमारे पास जैसे मान लो ट्रांसफार्मर है, इसका कोर है, ठीक है? इधर की वाइंडिंग और उधर की वाइंडिंग, दोनों की वाइंडिंग कॉपर से होती है, ठीक है? इसलिए कॉपर लॉस कहते हैं इसको। और इनकी वाइंडिंग का कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होता होगा जिसकी वजह से वो करंट को रोकता होगा। भाई कॉपर का है तो कॉपर का भी तो रेजिस्टेंस होगा, कॉपर की भी तो कोई ना कोई रेजिस्टिविटी होगी ना। तो जो भी वायर की रेजिस्टिविटी होती है उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। तो आप इसकी, ये डिपेंड क्या करता है, हमारा जो कॉपर लॉस का फॉर्मूला है वो होता है I²R, ये फॉर्मूला होता है।
ठीक है। अब देखो एक तार है जो हमने कॉपर वाइंडिंग जैसे की है, तो तार तो सेम है चाहे इधर हो चाहे इधर हो, मगर इसमें आने वाली करंट सेम नहीं होती है। ये इधर I1 आती है, इधर I2 आती है। इसीलिए जब हम लोग कॉपर लॉस का फॉर्मूला लिखते हैं, कॉपर लॉस इन प्राइमरी साइड, तो हम क्या लिखेंगे, I1 स्क्वायर R, ठीक है। और कॉपर लॉस इन सेकेंडरी साइड, कॉपर लॉस इन I2 स्क्वायर R। नियमता ये फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि तार तो सेम है, इसलिए रेजिस्टेंस जो इधर होगी वही इधर भी होगी, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन करंट क्योंकि चेंज होती रहती है, इसीलिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एक में I1 लगेगा प्राइमरी में, सेकेंडरी में I2 लगेगा। कई बुक्स क्या करती हैं, दोनों साइड के रेजिस्टेंस को भी R1 और R2 लिख देती हैं और बाद में नीचे कहीं जाके मेंशन कर देती हैं हियर R1 एंड R2 बोथ आर द सेम वैल्यू, बात खत्म। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सही ये है, ठीक है। इससे क्लियर हो जाता है एकदम। अब आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस में कुछ चेंज तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हैं। अगर हमने इसको चेंज किया तो हमको ट्रांसफार्मर का मटेरियल ही बदलना पड़ जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट लॉस हो गया। लेकिन जो आपका कॉपर लॉस है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी अगर हम चाहें सप्लाई में अगर हम चेंज करते हैं तो करंट में भी चेंज होगा उसी हिसाब से। पावर अगर हम कम करेंगे तो E1 और I1 दोनों कम होगा। तो जब I1 की वैल्यू चेंज होगी तो ये लॉस की वैल्यू भी चेंज होगी। इसी तरह से I1 की वैल्यू चेंज होगी तो I2 की वैल्यू चेंज होगी, I2 की वैल्यू चेंज होगी तो इस वाले लॉस की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लॉस है ये वेरिएबल लॉस है। वेरिएबल मतलब जो वेरी कर सकता है, हम लोग इसको वेरी करा सकते हैं। सप्लाई में ही हल्का फुल्का चेंज करके इसको आसानी से वेरी कराया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर में जो लॉस होते हैं उनमें से कांस्टेंट लॉस कौन कौन से हैं, तो जो आपके आयरन लॉस होते हैं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस, दीज आर द कांस्टेंट लॉस। और जो आपके कॉपर लॉस होते हैं, ठीक है, दीज आर द वेरिएबल लॉस, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे वो सेकेंडरी का हो, ठीक है। एक चीज और होती है, ये तो दो टाइप के लॉस हो गए। एक लॉस फ्लक्स में आता है। कौन सा लॉस, हम लोगों ने पहले दिन ही पढ़ा था, आपको बताया भी था हमने। लॉस का मतलब होता है जो भी तरह के लॉस बन सकते हैं, सबकी बात की जाएगी यहां पे। जब ये वाइंडिंग होगी यहां, इधर देखिए, देख रहे हो ये क्या है तुम्हारा, और इसकी वजह से कोर में फ्लक्स चलती है। जो कोर में फ्लक्स चलती है वो तो यूजफुल फ्लक्स है भाई, कोर में चल रही है। इधर वाला जो फ्लक्स है वो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। इधर वाला जो फ्लक्स है वो इसको देख के हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, देख के नहीं, मतलब इसकी वजह से हुआ है। तो ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस था, जब उसको फिजिक्स में पढ़ाया जाता था तो एक टर्म यूज किया जाता था, खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलना। तो ये है खरबूजा, इसको देखकर इसने रंग बदल दिया। अगर ये लाल हो रहा तो ये भी लाल हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, वो फिलहाल मतलब की बात नहीं है। मतलब की बात ये है, जो फ्लक्स आपके कोर में चल रहा है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्लक्स आपका बाहर है, ये जो बाहर निकल रहा है, ये वाला फ्लक्स, ये जो बाहर चला गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, बताया था आपको एक बार, लीकेज फ्लक्स। और अगर कोई चीज लीक कर रही है तो आपके काम की तो नहीं होगी। लीक टर्म ही तब होता है यार, पानी लीक कर रहा है तो वो पानी कहीं यूज हो रहा नहीं, बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह फ्लक्स लीक कर रहा है तो फ्लक्स कहीं यूज हो रहा है, कहीं यूज नहीं हो रहा, बर्बाद हो रहा है, ठीक है।
तो ये जो लीकेज फ्लक्स होता है ये एक और लॉस होता है, ये फ्लक्स का लॉस होता है, बट इसकी मात्रा इतनी कम होती है कि कंसीडर भी नहीं किया जा सकता इसको, और इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। ये भी एक बता दें, लीकेज फ्लक्स होगा ही होगा, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को लॉस में मेनली दो तरह के लॉस पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। मगर अगर आपसे कोई पूछे, एकदम घुस के पूछे कि अच्छा बताओ लॉस कितने टाइप के होते हैं, लॉस में क्या क्या चीजें आती हैं, तो आप क्लियरली इस चीज को बोल सकते हैं कि लॉस हमारे कोर लॉस, कॉपर लॉस और एक लॉस जो होता है वो लीकेज फ्लक्स की वजह से भी होता है, वो भी लॉस ही है हमारा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो आज आपके लॉस वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया, क्लियर एकदम। अगर हम इसको मिटा दे रहे हैं, अगर हम कहें कि पावर क्या होती है ट्रांसफार्मर में, पावर इन ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के दो पार्ट होते हैं। अच्छा एक चीज और जान लो, ये जो हम डायग्राम बनाते हैं ना बार बार, इसकी जगह आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक डायग्राम। ये दिखाता है इंडक्शन को। इंडक्शन मतलब जब कोई चीज बिना टच किए हो जाती है, ठीक है। सिंपल इंडक्शन का, ये ट्रांसफार्मर के दोनों कॉइल हैं, प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो जिस तरह का ट्रांसफार्मर होगा, अगर स्टेप डाउन है तो इधर कम दिखाना, कॉइल इसमें ज्यादा दिखा देना, स्टेप अप है तो इसमें ज्यादा दिखाना, इसमें कम दिखाना, ठीक है। हमने यहाँ स्टेप डाउन दिखाया है। बुक्स में, लोकल बुक्स में क्या करते हैं, दोनों कॉइल बराबर दिखा देते हैं। अगर दोनों साइड की कॉइल बराबर हो जाएंगी तो ट्रांसफार्मर कहाँ यूज ही कर रहे हो भैया, इलेक्ट्रिकल में पावर लेगा, इलेक्ट्रिकल में पावर दे देगा, वोल्टेज भी नहीं चेंज करेगा, पावर चेंज करता नहीं है, फ्रीक्वेंसी चेंज करता नहीं है, तो रखा काहे के लिए इतना बड़ा डिब्बा उस वहां पे, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए रखा गया है ना। और वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ टर्न कंट्रोल करने पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न को घटाएंगे बढ़ाएंगे, वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा। तो जो किताबों में एक लाइन से तीन इधर बना दिए, तीन इधर बना दिए, तो महा फर्जी डायग्राम होता है वो, उसको कभी ना बनाना, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये इसका सिंबल है दिखाने का। तो अगर ट्रांसफार्मर की पावर की बात की जाए तो पावर हमेशा प्राइमरी की अलग होती है, सेकेंडरी की अलग होती है, एक चीज याद रखना। कुल ट्रांसफार्मर की पावर अगर तुमसे पूछा जाए आउटपुट पावर कितनी है, तो मतलब सेकेंडरी की पूछ रहे हैं। इनपुट पावर कितनी है, मतलब प्राइमरी की पूछ रहे हैं, क्योंकि इनपुट तुमको प्राइमरी में मिलता है इधर, और आउटपुट तुमको सेकेंडरी में मिलता है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है ना। इनपुट, आउटपुट, प्राइमरी, सेकेंडरी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर तुमसे पूछा जाए पावर इन ट्रांसफार्मर, क्या रखोगे भाई पावर इन ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर का पावर जो है वाट में निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है V1 I1 cos phi1। V1 और I1 के बीच के एंगल, उसको हम फाई कहते हैं, फाई से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ फाई फ्लक्स नहीं है, ठीक है। चाहो तो थीटा कर दो, फाई अगर कंफ्यूज कर रहे हो तो थीटा वन। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। थीटा वन इज द एंगल बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज V1 and प्राइमरी करंट I1। ये बात समझ में आ गई, ये एक तरह का नोट है। सेकेंडरी साइड की पावर क्या होगी, अब समझिए क्या होगा, V2 I2 cos θ2। θ1 θ2 क्यों नाम दे रहे हैं, दोनों साइड के अलग अलग फेज डिफरेंस हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन इसमें भी यही चीज होगी, θ2 इज द एंगल बिटवीन सेकेंडरी वोल्टेज V2 एंड सेकेंडरी करंट I2। कोई दिक्कत तो नहीं,
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अलावा एक चीज और होती है पावर ट्रायंगल। ये कहां से आया, वी आई कॉस फाई कहां से आया, क्या रिलेशन होता है, वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं। पहले आज इतना याद रखो, कल के लेक्चर में पक्का हम पावर ट्रायंगल पहले समझा देंगे। पावर ट्रायंगल समझा देंगे तो और तुम लोग को चीजें क्लियर क्लियर हो जाएंगी, किसी भी तरह के कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा ट्रांसफार्मर में। ठीक है, देखो प्राइमरी का पावर आ गया, सेकेंडरी का पावर आ गया, दोनों का पावर तुमको पता चल गया है। ठीक है, तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर में पावर दोनों साइड की इक्वल होती है, ठीक है होती है, लेकिन वो आइडियल केस में होता है। प्राइमरी पावर इक्वल्स टू सेकेंडरी पावर, आइडियल के केस में होता है, बात समझ रहे हो। लेकिन अगर तुमसे प्रैक्टिकल के केस की बात की जाए तो प्रैक्टिकल के केस में क्या होता है, इनपुट पावर मान लो जैसे 10 दे रहे हैं, 10 वाट दे रहे हैं, एक बात समझो, आउटपुट पावर निकल रहा है 9.5 वाट, तो 0.5 वाट का क्या निकल रहा है, लॉस निकल रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, इसको हटा रहा है, आपका फॉर्मूला बनेगा इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉस। इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉस। लॉस क्या, लॉसेस। फॉर्मूला लिखो, क्या हो जाएगा आपका, तो आपका फॉर्मूला होगा V1 I1 कॉस फाई नहीं, थीटा 1 फाई हमने इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि फाई को हमने फ्लक्स ले रखा है ना, तो एक चीज से एक नोटेशन से एक ही चीज नोटेट करें, इज इक्वल्स टू V2 I2 कॉस थीटा 2 प्लस लॉस, कौन कौन से लॉस, PI प्लस PCU। PI यहां पर आयरन लॉस है, PCU यहां पर कॉपर लॉस है, इसको मेंशन कर दो। क्या क्या है चीजें यहां पर, हेयर PI मतलब आयरन लॉस और PCU मतलब कॉपर लॉस। क्लियर, ठीक है। तो अब अगर इसका पूरा फॉर्मूला हम लोग को लिखना हो तो PI मतलब कौन कौन से लॉस आ रहे हैं, PI के अंदर एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। PI के अंदर कौन कौन से लॉस आ जाएंगे, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। PE एडी करंट लॉस, PH हिस्टैरिसीस लॉस, और PU के अंदर PCU में क्या आ जाएगा, I2R लॉस, I2R लॉस। क्लियर है, ये आ जाएगा PCU के अंदर, फॉर्मूला यही होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आ रहा है असल में वो होगा आपका V1 I1 cos थीटा 1 इक्वल टू V2 I2 cos थीटा 2 प्लस PI प्लस I2R। समझ में आ रही बात, तो ये होगा आपका ये है आपका फॉर्मूला, प्राइमरी इक्वल टू इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, ये लॉस का पार्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर की, एक बहुत ही उम्दा और थोड़ा सा पेचीदा लोगों के लिए, लेकिन बहुत जबरदस्त टॉपिक। एक बार ये समझ में आ गया ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट, तो फिर कभी भी बना दोगे, नींद में उठ के भी बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट को समझने से पहले
कुछ चीजें समझ लो। हम लोग जब ट्रांसफार्मर में ये डायग्राम बनाते हैं, ये वाला, ये ठीक है, इसमें जब हम ये डायग्राम बनाते हैं तो इक्विवेलेंट सर्किट में जो कॉपर का रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, जो जो चीजें इसमें होंगी ना, हर वो चीज आपको दिखानी पड़ जाएगी इसमें। कि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के लिए R दिखाओ, अगर फ्लक्स है तो X दिखाओ, लीकेज फ्लक्स है तो जो भी है, ये फ्लक्स है तुम्हारा, यहां पे फ्लक्स है और ये फ्लक्स चल रहा है, ठीक है ना, इतनी चीजें हैं। इस वायर में रेजिस्टेंस है, इस वायर में रेजिस्टेंस प्राइमरी में होगा तो यहां पे तुम रेजिस्टेंस लगा दो इसका भाई, इसको R1 से दिखा दो। ये जो फ्लक्स है लीकेज फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है प्राइमरी साइड के फ्लक्स माने जाते हैं, ये दोनों प्राइमरी साइड के फ्लक्स हैं और ये दोनों सेकेंडरी साइड के फ्लक्स हैं। तो इन फ्लक्स को दिखाने के लिए X से डिनोट किया था, रिएक्टेंस से, ठीक है। तो प्राइमरी साइड का फ्लक्स दिखाना है तो रिएक्टेंस दिखा दो X1। सिमिलरली सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस दिखाना है तो इससे दिखा दो R2, और सेकेंडरी साइड का लीकेज फ्लक्स दिखाना है तो इससे दिखा दो X2, ठीक है। तो अब हमको बनाना है इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग ट्रांसफार्मर का वही सिंबल यूज करेंगे जो अभी कुछ देर पहले बताया था, ये वाला सिंबल, ये नहीं बनाएंगे, डिब्बा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम अब बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, बी रेडी फॉर इट। बहुत मजेदार टॉपिक, देखो हम ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ले रहे हैं। स्टेप डाउन हम तुमको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां पर हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ कॉइल सेकेंडरी में कम दिखानी है। अगर तुम स्टेप अप चाहो स्टेप अप ले सकते हो, डॉक्टर ने नहीं मना किया है। इतनी चीज दिखाई दे रही है साफ साफ, क्या क्या है ये, दैट इज प्राइमरी रेजिस्टेंस R1, दैट इज प्राइमरी रिएक्टेंस यानी लीकेज रिएक्टेंस X1, दैट इज सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2, दैट इज सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस X2 सॉरी, ठीक है। इसके अलावा यहां पे और क्या क्या है, सप्लाई दे रहे हैं हम यहां से, इस नोड से सप्लाई का वोल्टेज है V1, करंट है इसमें चलने वाली I1, इधर हम सप्लाई दे रहे हैं, मतलब यहां है V2, यहां हमने E2 और V2 को सेम मान लिया, ठीक है। यहां है I2, यहां तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जो कोर है, कोर में जो करंट फ्लो हो रही है और कोर में जो फ्लक्स है, उसको किससे दिखाओगे, उसको भी इसी में दिखाओगे, तो कोर वाला भी इसी में दिखा दो। तो कैसे दिखाओगे कोर वाला पार्ट, देखो ये है क्या चीज, जरा समझो इस चीज को। कोर में जो फ्लक्स चल रही है, ये वाली, ये लाल वाली देख रही है, डॉटेड फ्लक्स, इसको हमने इससे दिखाया है, X0, ये जो फ्लक्स चल रही है कोर में X0, ये दोनों क्या है X1, ये दोनों क्या है X2। और कोर में जो भंवर धाराएं हैं, कोर का जो आपका ये जो कोर है, लोहे का कोर है, इसका भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा तभी तो उसमें भंवर धाराएं बन रही है। एडी करंट कैसे बन रही है, करंट क्या कभी बिना रेजिस्टेंस के बन सकती है, कभी नहीं बन सकती। कभी तुम ब्रेडबोर्ड पे कोई एक्सपेरिमेंट करना, तो जब भी कोई बल्ब लगाना हो तो उसको पहले एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ जाता है, बिना उसके रेजिस्टेंस लगाए आप ब्रेडबोर्ड बल्ब जला ही नहीं सकते। तो अगर आपके अंदर किसी कोर में, कोर किसी मटेरियल का बना है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तभी तो उसके अंदर भंवर धाराएं हो रही हैं, एडी करंट हो रही है, करंट है मतलब रेजिस्टेंस है। तो इस कोर का जो रेजिस्टेंस है वो उसको क्या दिखाया गया है,
आर नॉट से। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, हमने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर सप्लाई हमारी खुली हो, लोड ना लगा हो, तो यहां पर वोल्टेज तो होगा बट यहां करंट नहीं होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या था, फिर भी हम आई नॉट करंट हमारा यूज हो रहा था, याद है? आई नॉट करंट कहां यूज हो रहा था? इस कोर में यूज हो रहा था। तो कोर में मतलब कहां जा रहा है आई नॉट करंट? इसमें जा रहा है। देखो ये है कोर, ये कोर वाला सेक्शन है ना, तो आई नॉट करंट इसमें जा रहा है। और हमने क्या बताया था, आई नॉट करंट के दो पार्ट होते हैं, एक मैग्नेटाइजिंग करंट, एक वाटफुल करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट जाता है आई एम इसमें, और वाटफुल करंट जाता है आई डब्ल्यू इसमें, आर नॉट वाले में। मतलब कि प्राइमरी की जो करंट आपकी आ रही है, एक पोर्शन कोर में जाता है, और अगर I2 है तो दूसरा पोर्शन जो है तुम्हारा इसमें I1 डैश मान लेते हैं, इसमें जाता है। मतलब क्या है तुम्हारा कि आपका जो, देखो इधर ऊपर वाले डायग्राम को हम मिटा दे रहे हैं, समझ गए होगे? देखो मतलब क्या है, जो आपका I1 करंट है इसके दो पार्ट हैं, आई नॉट एंड I1 डैश। अगर सेकेंडरी ओपन है यानी सेकेंडरी नो लोड पे है तो I1 डैश करंट नहीं होगी, तब सिर्फ आई नॉट करंट होगी जो कोर में यूज होती है। बताया था हमने, क्या कहा था याद करिए, नो लोड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में बताया था कि अगर नो लोड है, सेकेंडरी नो लोडेड है यानी इसमें कोई लोड नहीं लगा है, तो हम प्राइमरी करंट हमारा क्या हो जाता है, आई नॉट हो जाता है। ये कब? व्हेन सेकेंडरी इज ओपन यानी एट नो लोड। जब सेकेंडरी नो लोड पे होती है तो I1 आई नॉट के बराबर हो जाता है, तब ये वाला सेक्शन हट जाता है I1 डैश वाला। और अगर जब सेकेंडरी करंट होगी तभी I1 डैश वाला सेक्शन होगा। और हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग AC में अगर पढ़ रहे हैं तो ये दोनों अगर इसके पार्ट हैं तो ये दोनों का रिजल्टेंट I1 होगा। तो यानी इनमें क्या रिलेशन होगा? रिलेशन होगा I1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर प्लस I1 डैश का स्क्वायर। ये रिलेशन होगा। व्हेन सेकेंडरी इज ओपन एंड एट नो लोड कंडीशन, मतलब तो I1 डैश जीरो हो जाएगा। एट नो लोड कंडीशन में क्या होगा, I1 डैश इक्वल टू जीरो, देन तब क्या हो जाएगा, यहां जीरो हो जाएगा तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट के। यही चीज उसमें हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। हमने कहा था कि जब इक्विवेलेंट सर्किट वाला आपका पार्ट आएगा तो ये बात फिर से सामने आ जाएगी। याद है ये बात? ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट होता है। समझ जाइए इस चीज को अच्छी तरह से। इफ I2 इज एब्सेंट देन I1 डैश इज एब्सेंट। I2 रहेगा तभी I1 डैश रहेगा। अगर I2, ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का है, ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट, आइडियल का नहीं है। आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉस वगैरह नहीं हो पाते, तो इसलिए इक्विवेलेंट सर्किट हमेशा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का ही बनता है। इट्स क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। देख लो एक बार इसको। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब हर एक चीज को लिख लो, पूरा बोर्ड दिख रहा है? हाँ ठीक है, अब हर एक चीज को लिख लो, हम यहां कोने में मेंशन कर दे रहे हैं यहां पर। ठीक है, कहां पर क्या क्या चीज है, मतलब क्या क्या चीज कौन सी, इसका नाम क्या है, तो लिखते जाओ। R1 क्या है, प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस। X1 क्या है,
प्राइमरी साइड लीकेज रिएक्टेंस, प्राइमरी साइड लीकेज रिएक्टेंस। सिमिलरली R2 क्या है, अच्छा R0 क्या है, कोर रेजिस्टेंस। X0 क्या है, फ्लक्स इन कोर। R2 क्या है, सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस। अभी हम हट जाएंगे तो दिखेगा अच्छे से। X2 क्या है, सेकेंडरी साइड लीकेज रिएक्टेंस। दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। I0 क्या है, नो लोड करंट। I1 डैश क्या है, करंट, प्राइमरी करंट ड्यू टू सेकेंडरी करंट। प्राइमरी की वो करंट जो सेकेंडरी करंट की वजह से है। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, I0 नो लोड करंट और I1 डैश प्राइमरी साइड करंट ड्यू टू सेकेंडरी करंट। प्राइमरी साइड करंट ड्यू टू सेकेंडरी करंट। सारी चीजें देखो लिख दी हैं उस पे, बोर्ड पे। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगी अब। R1 प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस, X1 प्राइमरी साइड लीकेज रिएक्टेंस, R0 कोर रेजिस्टेंस, X0 फ्लक्स इन कोर, R2 सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस, X2 सेकेंडरी साइड लीकेज रिएक्टेंस, I0 नो लोड करंट, I1 डैश प्राइमरी साइड करंट ड्यू टू सेकेंडरी करंट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यह है पूरी कथा भारती। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछता हूं, आप सब लोग इसका हमको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। क्या आंसर दोगे यार, मैं खुद ही बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा देख लो, फिलहाल इनमें जितने भी मैंने चीजें मतलब नोटिफाई किया है, R, X, ये सब के सब लॉस का पार्ट है। इनमें से वो कौन सा कारक है, कौन सा रीजन है जो कि एनर्जी प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर करता है, पावर प्राइमरी सेकेंडरी में ट्रांसफर करता है। इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से पावर प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर होती है। मैं सिर्फ इन सब की बात कर रहा हूं, ये जो निशान बने हुए ये बस इनकी 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कौन सा है जो कि पावर को प्राइमरी सेकेंडरी में ट्रांसफर करता है। यानी इंडक्शन के लिए क्या कारक जिम्मेदार है, ये पूछ रहे हैं। इंडक्शन के लिए कौन सी चीज जिम्मेदार है इसमें, चलो बता देते हैं यार, क्या सस्पेंस क्रिएट करें। R1 क्या है, प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है, यानी लॉस है, बर्बाद कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, लीकेज रिएक्टेंस है, ये भी लॉस है प्राइमरी साइड का। सिमिलरली R2 क्या है, सेकेंडरी का है, और X2 क्या है, सेकेंडरी का लीकेज रिएक्टेंस है, ये सब लॉस है। IW क्या किस में जा रहा है, कोर के रेजिस्टेंस में, कोर के अंदर रेजिस्टेंस होना वो भी लॉस है। सिर्फ और सिर्फ IM जो करंट है यानी X0 वाला जो फैक्टर है वो क्या है, वो कोर जो हमने बनाया था उसमें जो फ्लक्स पास कर रही थी कोर में, वो कोर की फ्लक्स की वजह से ही सेकेंडरी में फ्लक्स जनरेट होता है, याद है। तो जो कोर के अंदर जो फ्लक्स दौड़ रही है ना कोर में, वही वो रीजन है जिसकी वजह से यहां से वहां एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यहां से वहां पावर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए यूजफुल फ्लक्स जो है वो X0 है। इस पूरी कथा भारती में एक यही ऐसी चीज है जो कुछ कर रही है, बाकी सब बोझ बने हुए हैं, लॉस ही हैं हमारे ऊपर, छाती बैठे हैं ट्रांसफार्मर की। बात समझ रहे हो। अच्छा, एक फॉर्मूला तुम लोग को बताया था IW और IM में, I0 के साथ, याद है फॉर्मूला क्या था,
लिख ही लो भैया, याद तो होगा नहीं। IW इक्वल टू I नॉट कॉस फाई नॉट और IM इक्वल टू I नॉट साइन फाई नॉट, ये फॉर्मूला था। क्यों ऐसा है? क्योंकि IW और IM दोनों के कंपोनेंट है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट I नॉट होगा, तो वही सेम रिलेशन होगा जो ये वाला रिलेशन, इसी तरह का रिलेशन बनेगा एक। तो इसका क्या रिलेशन बन रहा है? इसका रिलेशन बन रहा है आपका, इसको हम मिटा दे रहे हैं, समझ गए होंगे। नहीं रुक जाओ, देख लें यार, बिना मिटाए लिख दें, इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले सको आराम से। ये हम ऊपर कर दे रहे हैं, ये ऊपर कर रहे हैं। I नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IW स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर। कहीं कहीं पे IM है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, कहीं कहीं पे I म्यू से भी दिखाए हैं, अलग अलग तरीका है दिखाने का, ठीक है। IW इज अ व्हाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट, IM इज अ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, इस चीज को याद रखना, ठीक है। इसको लिख लो कहो चाहो तो कहीं। IW क्या है? व्हाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट है, और IM क्या है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है। IW क्या है आपका? व्हाटफुल करंट, और IM क्या है? मैग्नेटाइजिंग करंट। देख लेना, IW क्या है? व्हाटफुल करंट, और IM क्या है? मैग्नेटाइजिंग करंट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस सारी ये जो है आपका आज जो ये टॉपिक है, आपका टॉपिक बनता है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर पे। इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, इतनी बार ये टॉपिक पूछा जाता है। और किसी भी बुक में अगर आप थ्रू आउट पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको ये मिलेगा, अदरवाइज इसको लोग याद कर जाते हैं, क्योंकि डायग्राम सिंपल है, बनना आसान है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आदमी तरह रंग बिरंगे मार्कर यूज करता है, भैया पहचानो काला वाला कोर है, नीला वाला तार है, इस तरह से, ठीक है ना। इतने रंग कहाँ चेंज किए हमने? क्योंकि अगर एक ही ब्लैक मार्कर सब जगह एक साथ भर देते बोर्ड, तो कुछ टाइम बाद देखने के बाद तुम भखवा जाते, ये क्या है ये, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ। और इसको मिटा क्यों नहीं रहा था? क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं अभी हट जाता हूं तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट, उसको स्क्रीन को एक बार रोक के टैप करके स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो अपने साथ। एक ही स्क्रीन में पूरा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर की टोटल बातचीत की है मैंने। अभी तक के हम जो भी चीज को पढ़ा रहे हैं उसमें मैंने तुम लोगों से अभी तक न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछे हैं, ना न्यूमेरिकल करवाए हैं, ठीक है। तो उसके न्यूमेरिकल भी हैं, EMF इक्वेशन भी है ट्रांसफार्मर का, वो भी इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज रेगुलेशन है, एफिशिएंसी है, ये कुछ खास टर्म बचे हुए हैं। तो 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा 1 से 2 लेक्चर या बहुत ज़्यादा 3 अगर बहुत आगे चले गए तो, और उसके बाद आपकी ये पूरी ट्रांसफार्मर की कथा भारती समाप्त हो जाएगी और आपका ये 3rd यूनिट मॉड्यूल 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं अभी तक उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए जो भी इसमें पढ़ाया गया है, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, ठीक। कोई हमें कमी दिखाई दे आपको तो हमको बताइए, बाकी जो भी हो सकेगा मैक्सिमम चीज़ों का सुधार करने के लिए हम यहाँ प्रस्तुत हैं। इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।